हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम पता करने जाएंगे वो है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स। और अगर आपने परसेप्ट्रॉन्स की मेरी वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देखें। तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ परसेप्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम कंबाइन कर देते हैं कि एक न्यूरल नेटवर्क बन सके और उसकी जो स्ट्रेंथ है न्यूरल नेटवर्क की वो ज़्यादा हो सके। तो उसी का कोड करने के लिए विजुअलाइजेशंस और उसकी इन डेप्थ स्टडी बाद में करेंगे। पहले कुछ कोड्स स्टडी कर लेते हैं कि केरास की लाइब्रेरी इस्तेमाल करके, टेंसरफ्लो केरास यूज़ करके हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं परसेप्ट्रॉन्स को, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स बना सकते हैं, इनकी लेयर जनरेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक डेटा सेट है क्रेडिट कार्ड कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन का, कैगल से मैंने लिया है, ये कैगल की नोटबुक है। अच्छा, तो इस डेटा सेट के अंदर कॉलम्स हैं, इन 3 कॉलम्स को छोड़ें। जो मेन कॉलम है क्रेडिट स्कोर, ज्योग्राफी, जेंडर, एज, टेन्योर, बैलेंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, और वो एक्टिव मेंबर है या नहीं है और उसकी एस्टिमेटेड सैलरी कितनी है, मतलब मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई करके उसकी सैलरी प्रेडिक्ट की होगी उसके बाइंग बिहेवियर से, कि उसका बिहेवियर किस तरह से एक्सपेंस को डील करने में, या उसका फाइनेंशियल बिहेवियर क्या है, उससे मॉडल ने प्रेडिक्ट करके दिया होगा और एस्टिमेटेड सैलरी का कॉलम बना दिया होगा कि इस तरह से सैलरीज हैं। फिर उसके बाद एक कॉलम है एग्जिटेड का, कि वो बंदा छोड़कर जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये मेरा टारगेट कॉलम है, इसको मैं अपने वाई के अंदर रखूँगा। अब आ जाते हैं हम डेटाबेस के इन्फो पे। तो मैं इसको रन करता हूँ, एक सेकेंड, कुछ शुरू से रन करना पड़ेगा। सही। अच्छा, अब मैं अगर डेटाबेस का इन्फो देखता हूँ कि इसमें कोई खाली रो है या नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो 10,000 वैल्यूज़ हैं, हाँ 10,000 रोज़ हैं मतलब, और सारी नॉन नल है, मतलब डेटा सेट में कुछ भी खाली नहीं है। मेरे सारे कॉलम्स इंटीजर और फ्लोट में हैं जिनको मैंने यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफी और जेंडर का जो कॉलम है जिसे मैंने यूज़ करना है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में, तो उसे मुझे इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसे मैं इंटीजर या फ्लोट नहीं बना दूँगा, मैं जेंडर और ज्योग्राफी को 1 हॉट एनकोड कर सकता हूँ, या उसको किसी भी तरह का उसको एनकोडिंग कर दूंगा कि वो नंबर्स की फॉर्म में आ जाए। जैसे कि मेल को 1 कर दिया और फीमेल को 0 कर दिया, इस तरह से मैं उसे नंबर एनकोड कर दूंगा। और अगर आपने ये नहीं देखा तो आपको नॉलेज होना चाहिए डेटा एनालिसिस के बारे में, कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो अब मैं अगला इसका कोड रन करूंगा, मैं चेक करता हूं कि क्या कोई डुप्लीकेट आ रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ से मिशेल नाम का कस्टमर है, सेम कस्टमर आईडी के साथ, और इसी नाम का दोबारा से कस्टमर आ रहा हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो डुप्लीकेटेड रोज़ भी इसमें 0 है। अब मुझे वैल्यू काउंट करना है कि कितने मेरे बंदे छोड़कर जा रहे हैं और कितने मेरे बंदे हैं जो अभी तक कंपनी में। तो ये देखें, ये डेटा सेट कुछ ज़्यादा बैलेंस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मार्जिन है जो कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं और बहुत ही कम मार्जिन है जो कंपनी के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। मतलब 7,963, मतलब अगर 10,000 तक है तो 80% ऑफ द कस्टमर्स कंपनी को लीव कर रहे हैं। चर्न रेट जो है 80% है, मतलब 80% ऑफ द क्लाइंट्स आर लीविंग द कंपनी एंड 20% ऑफ क्लाइंट आर स्टिल विद द कंपनी। ठीक है, तो इसमें बैलेंस नहीं है। उसके बाद अगर मैं ज्योग्राफी को वैल्यू काउंट कर देता हूँ तो इसमें देखें मेरा 50% जो डेटा है उसके अंदर 50% मेरे कस्टमर्स क्लाइंट्स जो हैं वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और 25% मतलब 24.7%, 25% मेरे जर्मनी और स्पेन से हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं जेंडर को वैल्यू काउंट करता हूँ तो देखें यहाँ पे थोड़ा डेटा बैलेंस है। 55% मेरा डेटा मेल है और 45% मेरा डेटा फीमेल है। 55-46 ऐसे मेरा एक रेशियो है, तो ये भी सही है, ये कॉलम बैलेंस्ड है। ज्योग्राफी का भी है, लेकिन एग्जिटेड जो कि मेरा टारगेट कॉलम है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि 80% डेटा एक सर्टेन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और ओनली 20% जो है वो एक सर्टेन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस पे भी हम काम करते हैं अगर हमारा मकसद होता कि हमें अभी डेटा एनालिसिस करने पड़ते प्रॉपर, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें सिर्फ इस पर मशीन न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करना है और हमें चेक करना है कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन काम किस तरह से करते हैं। तो मैं जो है इन 3 कॉलम्स को ड्रॉप कर दूंगा, रो नंबर, कस्टमर आईडी और सरनेम, क्योंकि इनका कोई रिलेशन नहीं है प्रेडिक्शन से, तो मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ।
अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बोला था कि मैं वन हॉट एनकोडिंग करूँगा इनकी ज्योग्राफी और जेंडर के कॉलम की। तो मैं वन हॉट एनकोडर की लाइब्रेरी इंपोर्ट करा के इनको OHE से भी OHE.fit ट्रांसफॉर्म करके इन दोनों कॉलम्स को मैं वन हॉट एनकोड कर सकता था और दोबारा से इनको फिर मैं डेटा सेट के साथ कंकैटिनेट कर देता। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं गेट डमीज का फंक्शन यूज़ करके इसको डायरेक्टली जो है उसमें वन हॉट एनकोड कर देता हूँ। किस तरह से अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें होगा यूँ कि मैं डेटा फ्रेम को पास करूंगा ज्योग्राफी और जेंडर के कॉलम को। तो ज्योग्राफी में जैसे 3 वैल्यूज़ हैं, कैसी, इधर देखें हमारे पास ज्योग्राफी में सिर्फ 3 यूनिक वैल्यूज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। तो मतलब मेरे पास 3 जो रोज़ हैं ना उन्हीं के कॉलम्स बन जाएंगे। अगर फ्रांस और जर्मनी के पास 0 लिखा होगा तो स्पेन के नीचे 1 लिखा होगा। इसी तरह अगर फ्रांस के नीचे 0 और स्पेन के नीचे 0 है तो जर्मनी 1 होगा। इसी तरह जर्मनी 0 और स्पेन 0 है तो फ्रांस 1 होगा। सिंपल सा लॉजिक है ये। न्यूमेरिकल एनकोडिंग, इसी वजह से मैं इसके अंदर ऑर्डिनल एनकोडिंग कर रहा हूँ, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉरी नॉमिनल एनकोडिंग कर रहा हूँ। क्योंकि आगे जाके मशीन लर्निंग आपको पता है, न्यूरल नेटवर्क से मशीन लर्निंग आपको पता है कि मशीन को कभी भी समझ में नहीं आता कि अगर स्ट्रिंग में डेटा है उसको किस तरह से हैंडल करना है, तो हम उसे खुद ही न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जेंडर है जैसे कि, तो मैं मेल को 0 करूँगा तो फीमेल 1 हो जाएगा, फीमेल को 0 करूँगा तो मेल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू लिखा हुआ है। तो देखें 3 कॉलम्स है ना, 3 वैल्यूज हैं तो 3 कॉलम बनेंगे। अगर मैं क्या करूँ, मैं पहले कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं जो भी पहला कॉलम है इसमें से डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास 2 कॉलम्स बचेंगे। जैसे कि मैंने फ्रांस को ड्रॉप कर दिया, जर्मनी स्पेन बचे। और अगर जर्मनी और स्पेन 0 है और फ्रांस का कॉलम ड्रॉप हुआ है तो खुद ब खुद ही आपको समझ आ जाएगी कि फ्रांस 1 है। इससे क्या होता है, मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम खत्म होता है। मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। तो बस इस प्रॉब्लम को हल करते हैं हम इससे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जेंडर के अंदर भी सेम चीज़ करूंगा, मेल और फीमेल है। अगर मेल का कॉलम मैंने रख लिया और फीमेल वाले को डिलीट कर दिया तो मेल जब भी 0 होगा ऑटो पे मुझे समझ आ जाएगा कि फीमेल 1 है, और मेल जब भी 1 होगा ऑटो पे मुझे समझ आ जाएगा कि फीमेल 0 है। ठीक है, बस मैंने यही किया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो मुझे आंसर मिल रहा था ना, इसको मैं 1 सेकेंड हटाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ DF किस तरह से बन रहा है। तो देखें यहाँ पे आंसर फॉल्स 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 इस तरह से बन रहा है, फॉल्स ट्रू। तो मुझे न्यूमेरिकल टाइप में चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने ये फंक्शन लिखा। मैंने लिखा कि अगर x के अंदर कोई भी वैल्यू, मतलब x आइटरेट करेगा इस डेटा सेट के अंदर, और अगर उसे कोई भी वैल्यू फॉल्स या ट्रू इस फॉर्म में मिलती है, मतलब बूलियन की फॉर्म में मिलती है, तो वो खुद ब खुद ही उसे 1-0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ट्रू होगा तो जाहिर सी बात है ट्रू की बूल वैल्यू 1 होती है तो उसे 1 कर देगा, जहाँ पे फॉल्स होगा उसे 0 कर देगा। तो अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ और अब अपने कॉलम को इवेलुएट करता हूँ मैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या मसला आ गया, 1 सेकेंड। अच्छा, तो मुझे कोड को दोबारा रन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक बार इस पर एनकोड कर दिया, और अगर मैं दोबारा से करूँगा तो ओरिजिनल डेटा सेट में दोबारा से वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला, तो ये मसला बन जाएगा। तो मैं बस क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ मैं और नया कोड सेल बनाता हूँ और इस पर मैं अप्लाई करता हूँ। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं एक नया कोड सेल बनाता हूँ और इस पर मैं अप्लाई करता हूँ फिर। तो देखें यहाँ पे देखें वो 0-0 और इस तरह से फॉर्म में आ गया। अच्छा, यहाँ पे मसला क्या हुआ था कि मैंने एक बार जब इस पर अप्लाई कर दिया और इसको मैंने एनकोड कर दिया था, ये वाले कॉलम्स मैंने बना दिए थे, ज्योग्राफी जेंडर, ज्योग्राफी जर्मनी, ज्योग्राफी स्पेन, इस तरह से जेंडर, और इस तरह से मैंने कॉलम्स बना दिए थे। तो मैं जब दोबारा से इस पर अप्लाई कर रहा था तो उसने एरर दे दिया की एरर, क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरह के कॉलम्स मैंने बना चुका हूँ, मैंने डमीज क्रिएट कर दिए हैं इस कॉलम के ऑलरेडी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था, और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है कि मैंने बस क्या किया, मैंने XY के स्प्लिट में डेटा को कन्वर्ट किया। मैंने ये सारे कॉलम्स X में डाल दिए और जो एग्जिटेड का कॉलम है उसको मैंने Y में डाल दिया। ठीक है, तो मैं बस यही करूँगा, जो मेरा X और Y बन गया। अब मैं X की अगर शेप देखता हूँ तो देखें 11 कॉलम्स हैं X में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एग्जिटेड को मैंने काउंट नहीं किया, तो 11 कॉलम्स हैं मेरे X ट्रेन में। इसी तरह से अगर मैं Y ट्रेन को देखता हूँ, Y ट्रेन डॉट शेप लिखता हूँ मैं, तो देखें मेरे पास 8000 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तभी उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसी तरह अगर Y ट्रेन की वैल्यू देख लें हम तो किस तरह से, तो देखें सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक चीज़ इसके अंदर बहुत ज़रूरी होती है, स्टैंडर्ड स्केलर, क्योंकि हमें डेटा को स्केल करना पड़ता है, तभी न्यूरल नेटवर्क का जो मॉडल होता है उसकी जो लर्निंग होती है वो सही होती है और वो सही आउटपुट्स प्रोड्यूस करके देता है, लॉस को डिक्रीज करता है अगर वैल्यूज़ एक सर्टेन रेंज में आ रही हूँ। अब देखें यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो 83,000 तक जा रही हैं, यहाँ पे देखें 1,59,660 तक बैलेंस जा रहा है,
और यहीं पे देखें अगर एक और कॉलम पे हम जाएं तो इज एक्टिव मेंबर का कॉलम 10 से ऊपर नहीं जा रहा, ज्योग्राफी वाला कॉलम 10 से ऊपर नहीं जा रहा, तो हमें इनको एक सर्टेन रेंज के अंदर लाना पड़ता है। तो हम स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर, इस तरह के सर्टेन लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर रहा हूँ और मिन मैक्स नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अभी आइडेंटिफाइड नहीं है कि मिनिमम वैल्यू क्या है हर कॉलम की और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हर कॉलम की। ठीक है, अगर किसी डेटा सेट में मैं अगर एक अगले डेटा सेट में जब आऊँगा तो मैं उसमें मिन मैक्स स्केलर अप्लाई करूँगा, क्योंकि उसमें आइडेंटिफाइड होगा। अब मैं बस इसको सिंपल रन करता हूँ। वाई ट्रेन मैंने किया, ये मैंने यहाँ तक किया हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट कराता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, डेटा को स्केल कर दूँगा। अब अगर मैं इसको दिखाऊँ कि मेरा डेटा किस तरह से दिख रहा है, तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को एक्स ट्रेन को दिखाता हूँ एक सेकंड में, एक्स ट्रेन स्केल्ड। ठीक है, तो देखें इस तरह से मेरा डेटा -1 से +1 की रेंज में आ गया है, या करीब करीब हो गया, जैसे कि 1.75। ये फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि किस तरह से, पिछली मतलब पुरानी किसी वीडियो में डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड स्केलर किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से मेरा डेटा जो है स्केल हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं अब टेंसरफ्लो इंपोर्ट कराऊंगा, केरास इंपोर्ट कराऊंगा, उससे मैं सिक्वेंशियल इंपोर्ट कराऊंगा, मॉडल मेरा सिक्वेंशियल होगा, और मैं डेंस को इंपोर्ट कराऊंगा लेयर्स क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि असल में मैं करूँगा क्या। आप ठीक है, आप देखें यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास 11 कॉलम्स थे। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास 11 कॉलम्स थे। ठीक है, इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, एक सेकेंड, ABC, मेरे पास 11 कॉलम्स थे, तो मतलब 11 इनपुट वेरिएबल्स हैं मेरे पास। ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इन 11 कॉलम्स को कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, हर कॉलम मेरा जो है, हर कॉलम वो हर कॉलम जो है इधर भी जाएगा पहले परसेप्ट्रॉन के पास। ठीक है, इसी तरह से मेरा हर कॉलम जो है वो दूसरे परसेप्ट्रॉन के पास भी जाएगा, इसी तरह से मेरा हर कॉलम तीसरे परसेप्ट्रॉन के पास भी जाएगा। तो मैं इसकी वैल्यूज़ किस तरह से कैलकुलेट करूँगा, मतलब मेरे पास पैरामीटर्स किस तरह से होंगे। सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास इनपुट्स कितने, 11, मेरे पास इनपुट्स हैं 11, मल्टीप्लाई है मेरे पास परसेप्ट्रॉन्स कितने, अगली लेयर में 3 परसेप्ट्रॉन्स हैं, 11 इनपुट्स मल्टीप्लाई बाय 3 परसेप्ट्रॉन्स, 11 3 ज़ा 33। ठीक है, और फिर बायस कितना होगा, हर परसेप्ट्रॉन का एक बायस होता है, तो मतलब 3 परसेप्ट्रॉन में 3 बायस होंगे तो +3, तो मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 36 पैरामीटर्स हो जाएंगे इसके। और उसके बाद अगर मैं उन 3 का जब आउटपुट जनरेट हो जाएगा तो मैं आगे आऊँगा, तो अब ये मेरा जो है ना, ये वाला मेरा इनिशियल कॉलम होगा। तो अब इसमें अगर मैं काम करता हूँ तो इसमें 3 परसेप्ट्रॉन्स हैं, मल्टीप्लाई बाय इसके बाद उसका आउटपुट किस परसेप्ट्रॉन में जा रहा है, अगले में उसमें 1 परसेप्ट्रॉन है, मेरा जो आउटपुट वाला परसेप्ट्रॉन है बेसिकली वो, तो 1 और प्लस उस आउटपुट वाले का भी एक बायस होगा, तो वो भी +1 हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 +1 4, 36 + 4, मेरे पास 40 पैरामीटर्स जनरेट होंगे इस केस के अंदर। ठीक है, तो काम करते हैं अभी इस पर, एक सेकेंड इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इधर आ जाते हैं। तो कुछ भी मैंने नहीं किया, मैंने बस मॉडल इज इक्वल टू सिक्वेंशियल किया, मैंने एक लेयर बनाई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि एक लेयर बनेगी, उसमें 3 परसेप्ट्रॉन्स होंगे और सारे इनपुट के नोड्स उससे कनेक्ट होंगे। मेरा एक्टिवेशन फंक्शन है रैल्यू, जो जिससे आउटपुट हमेशा एक्यूरेट आता है, अच्छा आउटपुट आता है। इनपुट डायमेंशंस कितनी है, 11, मतलब कि 11 वैल्यूज़ जो हैं उस 3 नोड्स में जाएंगी, फिर उस 3 से वो 1 में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो मॉडल को खुद ही समझ आ जाता है। एक्टिवेशन फंक्शन मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इसे रन करूँगा। उसके बाद मैं मॉडल डॉट समरी करता हूँ, तो देखें मेरे पास लेयर 2 के अंदर 36 पैरामीटर्स आ रहे हैं और लेयर 3 के अंदर मेरे पास 4 पैरामीटर्स आ रहे हैं। 36 + 4 टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए, 40। मैंने आपको ये लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मॉडल को कंपाइल करूँगा और जो मेरा लॉस का फंक्शन होगा, जो लॉस कैलकुलेट करेगा वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होगा। ऑप्टिमाइजर एडम यूज़ करूँगा और जो मैं मैट्रिक्स साथ रखूँगा वो एक्यूरेसी का रखूँगा कि मैं एक्यूरेसी का ट्रैक रख सकूँ। तो मैं आगे चलता हूँ, मॉडल को कंपाइल करते हैं। अब मॉडल कंपाइल हो गया तो बस कुछ भी नहीं करना, अब मॉडल को फिट करना है कि उसके बाद उस पर प्रेडिक्शंस कर सकें। तो मैंने एक्स ट्रेन और स्केल्ड और वाई ट्रेन को मैंने डाल दिया। एपॉक्स मतलब कितनी बार आइटरेट करेगा वो बेस्ट आंसर ढूंढने के लिए, तो 10 मरतबा इसी न्यूरल नेटवर्क में वो आइटरेट करेगा, 10 मरतबा इसमें आइटरेट करेगा और बेस्ट फिट सोल्यूशन फाइंड करेगा। ठीक है, वो मैंने लाइंस का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने परसेप्ट्रॉन में पढ़ा होगा, तो बस हमें एक रीजन ढूंढना होता है जिसमें मॉडल अच्छी तरह से क्लासीफाई हो जाता है। तो बस ये एपॉक्स ट्रेन होंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है।
ठीक है, ये मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। अब मैं अगर मॉडल का वेट चेक करता हूँ तो मॉडल्स के जो लेयर 0 का जो वेट है वो कुछ इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं लेयर 1 का देखता हूँ तो उसमें देखें 3 परसेप्ट्रॉन्स थे और एक आउटपुट था। 3 परसेप्ट्रॉन से वैल्यू एक आउटपुट में जा रही थी, तो देखें 4 आ गए हैं यहाँ पे, और उस पिछले वाले में 36 वैल्यूज़ थे, मतलब 36 वेट्स थे। अब मैं y इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करूँगा, x स्केल्ड मेरा आ जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह से आ रही है। अब मुझे आंसर किस में चाहिए, 0 1 की फॉर्म में, और ये मेरे पास क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटीज़। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा कि जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा है मतलब 1 वो बंदा एग्जिट कर देगा, और जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है मतलब 0 वो बंदा एग्जिट नहीं करेगा। उसको मैं सेव कराता हूँ। तो अब मैं वाई प्रेड का कॉलम देखता हूँ तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं एक्यूरेसी को एवेलुएट करता हूँ तो देखें मेरे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 81%। अब एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं बहुत सारे मैट्रिक्स यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं मॉडल के अंदर लेयर्स बढ़ा देता हूँ। जैसे वो 3 लेयर्स थी, 3 परसेप्ट्रॉन्स फिर एक के बाद जा रहे थे, मैं 3 के आगे 3 और लगा सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो यहाँ पे 11 परसेप्ट्रॉन्स और लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं 11 यहाँ पे लगा दूँ, 11 यहाँ पे लगा दूँ। अच्छा, मसला क्या होता है, मसला अक्सर ये भी हो सकता है कि आपके मॉडल जो हैं वो ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे कॉज हो सकता है, लेकिन अभी देखते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं। अब मैं मॉडल की समरी करूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पे 276 पैरामीटर्स बन रहे हैं, और इसी को मैं कंपाइल कर देता हूँ और मैं ईपॉक्स बढ़ा देता हूँ, 20 ईपॉक्स को मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वीडियो पास कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखें मेरा मॉडल 10 हो चुका है अब उस पर। अब मैं अगर वेट्स देता हूँ तो देखें यहाँ पे 11 थे और 11 3 में जा रहे थे, एक में जा रहे थे, 11 1 से 11। तो इस तरह से देखें यहाँ पे एरे बना हुआ आ रहा है 11 वेट्स का। उसके बाद मैं बस मॉडल को प्रेडिक्ट करता हूँ एक्स स्केल्ड पे, और मैं वाई को अब निकालता हूँ, और अब मैं इसको इसी तरह से रन करता हूँ, वाई प्रेड देखता हूँ और एक्यूरेसी देखता हूँ मॉडल की। तो देखें 81 से डायरेक्ट 86% मेरी मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ गई। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इसी चीज़ को ऊपर लेके जाता हूँ। एक सेकंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो मैं मॉडल ट्रेन कर रहा था ना, जहाँ पे मैं वहीं पे जाऊँगा, और इस बार मैं मॉडल का ट्रैक रखने के लिए कि मॉडल किस तरह से काम कर रहा है, तो मैं बस इसको यहाँ पे लिख दूँगा और अब मैं मॉडल को कंपाइल करूँगा। ठीक है, अब क्या होगा कि एक डिक्शनरी बनी हुई आ जाएगी और वो मॉडल में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, अब मॉडल को रन करते हैं उसी तरह से। ठीक है, तो मॉडल रन हो चुका है। मैंने हिस्ट्री नाम की डिक्शनरी में इसको सेव कर दिया था, तो मैं हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री लिखूँगा। को देखें कुछ इस तरह से मेरे पास एक्यूरेसी, लॉस, वेल एक्यूरेसी, वेल लॉस, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो इस डिक्शनरी में खुद ही आ रही हैं कि ये मसले मसाइल इसमें हैं। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं प्लॉट करता हूँ अगर इसको, तो देखें यहाँ पे लॉस और वेल लॉस को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो इस तरह से कुछ डायग्राम बन रही है, और मैं एक्यूरेसी और वेल एक्यूरेसी को प्लॉट कर रहा हूँ। तो देखिए मेरी एक्यूरेसी तो बढ़ रही है, लेकिन ट्रेनिंग एक्यूरेसी बढ़ रही है और वेल एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो रही है। ये देखें, ये कर्व देखें, वेल एक्यूरेसी 86 तक गई और उसके बाद कम होने लग गई, ट्रेनिंग एक्यूरेसी वहीं पे बढ़ रही, तो थोड़ी सी यहाँ पे ओवर फिटिंग हो रही है। उसके फिर हैंडल करने के तरीके होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बस ये हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है, कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और अच्छी तरह से देखेंगे न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू।